हेलो दोस्तों। कहानी वाली काजल के साथ हैं आप। कैसा अभिशप्त जीवन था वह। उफ। कुलसुम उस नारकीय जीवन से तंग आ चुकी थी। आखिर उसने अपने मुक्त होने का दृढ़ता से फैसला कर ही डाला। आज की कहानी का ये छोटा सा अंश मैंने आपको सुनाया। कहानी है आज की अभिशाप से मुक्ति। स्टेशन के शोरगुल और भीड़ भरे गलियारे में भी कुलसुम खुद को बेहद अकेली महसूस कर रही थी। रह रहकर उसे अपने नन्हे नन्हे बच्चे याद आ रहे थे। घड़ी ने 7 बजाए। देखा तो टिकट खिड़की की भीड़ कम हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर टाइम टेबल पढ़ा। अंतिम गाड़ी रात के 2:10 पर थी और 7:15 पर जाने वाली पठानकोट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर चलने की तैयारी में खड़ी थी। उसी के टिकट दिए जा रहे थे। पलक झपकते ही कुलसुम ने निर्णय कर डाला। लपक कर टिकट खरीदने को पैर बढ़ा दिए। वहाँ बैठे हुए बाबू ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? जी 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 ये गाड़ी रोकते रोकते भी उसके स्वर में चिंता भर आई। जी, गाड़ी पठानकोट तक जाएगी मैडम। आपको कहाँ का टिकट दूँ? पठानकोट का। हाँ हाँ, एक टिकट पठानकोट का दे दीजिए। कहकर उसने पर्स में से नोट निकाले, टिकट पर बकाया राशि लेकर अपने पर्स में रखा। चलने को तैयार हुई तो तब वो टिकट बाबू ने कहा, मैडम गाड़ी रवाना होने में है, आप जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच जाएं, वरना गाड़ी छूट जाएगी। भयंकर सर्दी में भी कुलसुम के माथे पर पसीना छलक आया। तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसके पहुंचते ही गाड़ी ने सीटी दे दी। लपक कर गाड़ी में चढ़ गई। हाँ, विशेष भीड़ तो वहाँ नहीं थी। मन ही मन कुलसुम खैर मना रही थी कि कोई परिचित चेहरा अभी तक नहीं दिखा। गाड़ी में बैठने से पहले की जो उसकी घबराहट थी वो अब कम हो गई थी। तसल्ली की एक लंबी सांस लेते हुए उसने स्वयं को थोड़ा बैलेंस किया और अपने चारों तरफ देखा। उसके सामने वाली सीट पर एक महिला छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाए सो रही थी। ऊपर की बर्थ पर 2-3 लड़के लड़कियां, शायद कॉलेज के होंगे, वो ताश खेलने में व्यस्त थे। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था, कोई किसी का ध्यान नहीं था। अपनी ओर किसी की भी शंकित दृष्टि को ना पाकर कुलसुम का भय दूर हो चुका था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग में से अखबार निकाला और टाइम पास करने के लिए उसे ही पढ़ने लगी। पहले 2-3 बार पढ़ चुकी, लेकिन फिर भी उस पुराने अखबार को वो पढ़ने में बिजी हो गई। अपने को लगाए रखने का, विचारों से बचाने का यही तो तरीका था उसके पास। पठानकोट एक्सप्रेस स्पीड से भागती चली जा रही थी। मकान, पेड़, गांव, कस्बे सब पीछे छूटते जा रहे थे। कुलसुम का अपना शहर भी बहुत पीछे छूट गया था। हाँ, वो शहर जहाँ वो जन्मी, पली पुसी और जहाँ उसका अपना एक छोटा सा प्यारा सा सजा संवरा घर है। घर है नहीं, घर था। हाँ, घर था, अब नहीं है। कुलसुम का घर अब नहीं है, क्योंकि अब कुलसुम उस घर से हमेशा को चली आई। उस घर से जिसे उसने बड़े जतन से सजाया संवारा था। अनीस के साथ जब उसने उस घर में पहली बार कदम रखा था, तब कल्पना भी नहीं की थी कभी कि एक दिन उसे ऐसी
उसने अपने आप को, विचारों को ब्रेक लगाया। सामने की सीट पर सोए बच्चे के रोने से उसकी विचार श्रृंखला टूट गई। बच्चे की माँ ने उसे थपक थपक कर चुप करा लिया और फिर से सो गई। कुलसुम के होठों से एक आह निकली। माँ की ममता भी क्या है। न जाने मेरे अनवर और तबस्सुम कैसे होंगे। स्कूल से आते ही अम्मी जान कहते हुए उसे मेरी गोद में आके बैठ जाते थे, और आज अपनी अम्मी को सामने नहीं पाएंगे। कितने रोए होंगे ना दोनों। इस विचार से ही कुलसुम की आंखें गीली हो गईं। अच्छा हुआ कि किसी ने उसे यूं रोते हुए नहीं देखा। रुमाल के कोने से चुपचाप आंखों को खुश्क कर लिया और आंखें खुश्क करके अपने कलेजे में उमड़ते हुए ममता के उस तूफान को भी खुश्क कर डाला। अब क्या फ़ायदा रोने से। अब ऐसी कायरता से क्या फ़ायदा। जिगर के टुकड़ों को खुद ही छोड़ कर चली आई। ऐसी माँ को बच्चों की याद रखने का हक भी क्या है भला। हक, हाँ, हक ही तो नहीं मिला कुलसुम को। इतने अरसे तक लड़ती रही अपने हक के लिए। अनीस के परिवार वाले भी इस लड़ाई में उसके साथ थे, मगर सब के सब हार गए। हर बार जीत अनीस की ही हुआ करती, कभी अपने तेज तर्राट स्वभाव से तो कभी अपने छल छद्मों से। वो सबको ही पराजित कर देता और कुलसुम को तो हमेशा बिल्कुल ही नाकारा साबित करने में कामयाब हो जाता। उसका हर जायज़ नाजायज़ सब काम जायज़ बन जाता और सारा परिवार उसके सामने लाचार चुप होकर बैठ जाता। और कुलसुम रातों को घुट घुट कर रोती रहती, अकेली और बेजार, अपने अभिशप्त जीवन को जीती हुई। एक झटके से ट्रेन रुकी थी और कुछ देर बाद फिर से चल दी थी। शायद कोई छोटा स्टेशन आया होगा। कुलसुम के जीवन की गाड़ी भी रुकती, झकोले खाती, इतने बरसों तक चलती रही। मगर अब ऐसा क्या हुआ जो हाल इस कदर बेहाल बन गया कि उसने घर छोड़ने जैसा कठोर निर्णय ले डाला। उसे याद आया, 1 हफ्ते से मैं अपने ही घर में अजनबी बन गई थी। हर दिन कुलसुम खुद से लड़ती रही थी। उफ, कितने संघर्ष भरे थे वो पल। खिड़की से बाहर उसने नज़र डाली तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। तड़ाक से उसने खिड़की के शीशे बंद कर दिए। अब तो उसे अंधेरे से डर लगने लगा है। अपनी पीठ दीवार से सटाकर आंखें मूंद ली। तस्कीन पाने की हर कोशिश जब नाकाम हो गई, परेशान हो गई कुलसुम। गला भी सूख रहा था। उसने 2 घूंट पानी पिया, इधर उधर 2-4 कदम टहली और फिर से सीट पर आकर बैठ गई। बीते दिनों की परछाइयाँ फिर से उसके सामने आके खड़ी हो गईं। शादी के बाद 15 दिन में ही अनीस की सारी कलई उसके सामने खुल गई थी। उसकी लच्छेदार बातें महज एक छलावा थी। असलियत में तो अनीस रूप का एक पतंगा था, जिसे एक फूल पर बैठना ज़्यादा समय सुहाता ही नहीं था। एकांत के क्षण नवविवाहितों के दिलों में मीठी गुदगुदी पैदा कर देते हैं, मगर उन्हीं क्षणों में कुलसुम का मन तो कैसा कसैला सा हो जाता था जब अनीस अपनी कारगुजारियाँ बताने लगता। किस लड़की को कैसे गच्चा दिया, कौन कौन उसकी बनी, इन सब बातों की कड़ी बहुत बहुत लंबी थी और अनेकों बार आंसुओं को पीते हुए वो केवल
हाँ हाँ करती हुई उसकी बातें सुनती रहती और उसके दिल की तरफ से अनजान अनीस अपने ही धुन में बोलता जाता। तू क्या समझती है अपने आप को? एक से एक हीरोइन मेरे साथ रह चुकी है। हाँ, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो तेरे जैसी मेरे पल्ले बंद। कुलसुम का मन होता कि उससे चीख चीख कर पूछे, तो फिर मेरा नसीब क्यों फोड़े तूने? मेरे अब्बू क्या तुम्हारे पैर पकड़ने गए थे? उल्टा तुम ही मेरी सादगी सुघड़ता की दुहाई देकर शादी के लिए जिद करते रहते थे। मगर सारे उत्तर और तर्क सिर्फ उसके जहन में ही घुमड़ते थे। जुबान से बाहर आने की कभी उन्होंने हिम्मत ही नहीं की थी। 7-8 दिन पहले आधी रात की बात है। अनीस उस दिन ज़्यादा ही पी कर आया था। पहले तो उसने खूब धमाल मचाई, खाने के बर्तन सामान उठा उठा कर फेंका, बेशुमार गालियां निकाली। शोर सुनकर ऊपर की मंजिल से रमीली आपा आ गई। खूब लताड़ पिलाई भाईजान को। मगर वो तो नशे में था। बेसुध होकर फर्श पर पड़ा उल्टियां कर रहा था। जाते जाते अपने भाई को बड़ी नफरत के साथ देखकर कहने लगी, पड़ा रहने देना कुलसुम इस नामुराद को, ऐसे ही पड़ा रहने देना। होश में आने के बाद इससे ही साफ कराना ये सारा गंद। बड़बड़ाती हुई वो तो चली गई। मगर ये बीवी नाम की चीज़ भी बड़ी बेहया होती है। कुलसुम ने उसके कपड़े साफ किए और फर्श की भी सफाई की। उसके पास बैठी रही, होश में आने की दुआ मांगती रही। 2 घंटे बाद जब उसने आँख खोली, उसे कुछ खिलाया, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया। कुछ खा पीकर जब वो स्वस्थ हो गया तो अनीस अपनी आदत के अनुसार फिर से बहस करने लगा। थकान और नींद से कुलसुम बड़ी बेहाल हो रही थी, मगर सो भी तो नहीं सकती थी। बच्चों को छमाई इम्तहान आजकल चल रहे थे, सो दिन भर बच्चों के साथ मगजमारी करनी पड़ी और कई दिन से उसकी तबीयत भी तो ख़राब थी। रात का खाना बनाने के बाद उसने तबस्सुम और अनवर को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। दोनों बच्चे तो सो गए, मगर कुलसुम नहीं सो सकी। उसे तो पतिदेव के इंतजार में जागना था ना। 12:15 बजे के बाद कुलसुम भी नींद से निढाल होने लगी और उसी समय कॉल बेल बजी। अनीस मियाँ तशरीफ़ ले आए थे। देर से आना, नशे में बेतुकी बातें करना, उल्टियाँ करना, ये तो रोज़मर्रा की बातें थी। लेकिन उस दिन तो अनीस ने उसके कान ही खोल दिए थे। उसकी बात सुनते कुलसुम घबरा उठी। अपने ही कानों पर जैसे उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे याद आया कि 2 दिन पहले अनीस की बड़ी भौजाई ने कुछ इसी तरह की बातें बताई थी उसे, और तब रमीली आपा भी तो वहीं थी। पहले तो उन्होंने कुलसुम की सहनशक्ति और वफादारी की बहुत तारीफ़ करी। फिर कहने लगी, दुल्हन, तुम्हारी जिंदगानी कैसे कटेगी भला? ऐसा करो, तुम आगे पढ़ लो, टीचर ट्रेनिंग कर लो, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सको, बच्चों को इंसान बना सको। ननद और जेठानी के सुझाव पर उसने बहुत सोचा, मगर फिर अपनी लाचारी और अपनी उस अभिशाप भरी हालत पर रो दी थी बस, और क्या करती। उसे मालूम था, जानती थी कि अनीस उसकी तरक्की कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद 8वीं फेल है। इंटर फर्स्ट डिवीज़न में पास करके भी कुलसुम अपनी पर्सनैलिटी को निखार नहीं पाई। अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई थी, इस बात पर तो सब पर रौब गांठता, दोस्तों पर, घर वालों पर, और कुलसुम को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना।
हर समय उसके ऊपर आतंक बनाए रखना, ये अनीस की खासियत है। कई लड़कियों के साथ उसके फोटो हैं और अनैतिक संबंधों को उजागर करते हुए प्रेम पत्र के तो ढेर लगे हैं। कुलसुम ये सारी बातें जानती है। अनीस उसे दिखाता है बड़े अभिमान के साथ, इससे उसे कुछ शर्म भी नहीं है, बल्कि वो तो और भी ज़्यादा शेर बना जाता है। कई बार धमका चुका है उसे, देख ले साली, जैसे इन सबको चूस कर फेंक दिया ना, तेरी भी वही हालत कर दूंगा। इस धमकी पर कुलसुम पीपल के पत्ते की तरह कांप उठती थी। अपने इज्जतदार खानदान के लिए हर जुल्म सहती जाती। दोनों डिलीवरी में तो वो मर मर के बची, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी टाइम में बीमार रहती और जैसे ही उसकी तबीयत खराब रहने लगती, अनीस उसे उसकी मम्मी के घर छोड़ देता और खुद बड़े मज़े से गुलछर्रे उड़ाता रहता। कई बार तो अम्मी जान के उपकारों को याद करते वो गदगद हो जाती, मगर अनीस तो पता नहीं किस मिट्टी का बना था। एहसानमंद होना तो दूर, अम्मी जान को, उसके अब्बू को बुरा भला कहता रहता, गालियाँ निकालता रहता। शुरू शुरू में तो कुलसुम बड़ी चिढ़ जाती है उसकी इस बातों पर, मगर फिर तो उसने बिल्कुल चुप्पी धार ली थी। उस दिन भी कुछ बात चली तो अनीस ने कुलसुम की अम्मी और अब्बू को कंजूस, बेइज्जत कहकर बहुत सारा, बहुत गंदा गंदा पता नहीं क्या क्या कहा। कुलसुम चुपचाप सुनती रही और कुलसुम की खामोशी से तो उसे और शह मिल गई। काफ़ी देर तक बकवास करने के बाद उसने एटम बम जैसा विस्फोट करते हुए जो जहर उगला, उससे तो कुलसुम के होश उड़ गए। उसने अनीस की बात को झुठलाया, प्रतिवाद किया, परंतु सब बेकार। जब उसने अपनी बात की सच्चाई में जबरदस्त सबूत भी पेश कर दिए तो फिर तो कुलसुम रुआंसी हो गई। अनीस के पैरों पर अपना सिर रख दिया, आंसू बहाती हुई कहने लगी, सुबक सुबक कर, कह दो कह दो कह दो कुलसुम, तबस्सुम के अब्बा, कह दो ये सब कुछ झूठ है। कह दो ना कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है। बोलो, अनवर तबस्सुम की कसम खाकर बोलो, ये सब सच नहीं है। हा 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 हा। क्रूर अट्टहास लगाता अनीस बोला, कैसी चोट लगी है तेरे कलेजे पर? हाँ, मैं कह दूँ ये सब झूठ है। जब तू रात में खुद उठती थी, सब कुछ देखकर भी नासमझ बनी रहती थी, उस वक्त तुझे झूठ नहीं लगा? कुलसुम सिहर उठी। उसे याद आया कि जब वो अपनी अम्मी के घर रहने जाती थी तो अनीस भी चाहे जब वहाँ आ जाता था। कई बार दर्द और बेचैनी की वजह से कुलसुम सो नहीं पाती थी। उस वक्त अम्मी जान की छटपटाहट भरी चीखें और फुसफुसाहटें कई बार उसने सुनी थी। एक दो बार तो वह उठी भी थी, मगर कुछ निश्चय नहीं कर पाई। अब्बू उन दिनों बाहर टूर पर थे। रात के उन पलों में स्पष्ट रूप से कुलसुम को जो कुछ प्रतीत होता था, एहसास होता था, जिसे समझकर भी कुलसुम सच मानना नहीं चाहती थी, आज वही सच बहुत वहशियाना अंदाज में अनीस उससे कह रहा था। अपनी बदकिस्मती की इस कड़वी सी सच्चाई को कुलसुम गिटक नहीं पा रही थी। इसी बीच अनीस ने एक और प्रहार किया। अगर मुझे मुंह मांगी दौलत नहीं दी ना तेरे अम्मी अब्बा ने, तो मैं ये रहस्य, ये सीक्रेट गली मोहल्ले में उछाल दूंगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करना, कुलसुम गिड़गिड़ाने लगी। अनीस ठहाका लगाता बोला, खुदा क्या करेगा इसमें? मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा। खुदा बुदा मैं नहीं जानता। दौलत के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और सुन, एक और राज की बात बताऊँ? तेरे बाप के दौलत के लिए ही तो मैंने तेरी हसीन माँ को अपने जाल में फंसाया। मेरा प्लान एकदम सक्सेस रहा। वाह वाह, मौज मस्ती भी मिली करने को और दौलत भी मिल जाएगी।
तो बीमार रहती ना, उस रूखे सूखे वक्त को भी मैंने रंगीन बना लिया। और तेरे प्यार में पागल तेरी माँ को अंधी बना दिया मैंने। तेरे सारे पुरखों की इज्जत आबरू को भी संगीन कर दिया मैंने। कुलसुम रोती बिलखती रही और वह पिशाचों की तरह कह कह लगाता रहा। फिर उसके बाद 2 दिन तक कुलसुम बुखार में तपती रही थी, मगर अपनी अम्मी के यहाँ नहीं गई थी। उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, जिसकी तपिश में वो झुलस रही थी। उसकी भूख प्यास नींद सब समाप्त हो गई थी। इच्छा ना होने पर भी अपने बच्चों की खातिर सब कुछ वो सहन कर रही थी। बेबसी यह थी कि किसी से कुछ बता भी तो नहीं सकती थी। कई बार अपनी अम्मी पर उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उनकी लाचारी और अपने पति के धूर्त स्वभाव, इसका तालमेल मिलाया तो सच्चाई उसे स्पष्ट प्रतीत होने लगी। अनवर छोटा था, इस माहौल से गुमसुम रहने लगा था। कुलसुम नहीं चाहती थी कि मासूम बच्चों पर बुरा असर पड़े। उसने जानबूझकर दोनों को एक ऐसे स्कूल में भर्ती कराया जहां बच्चों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा थी। मैनेजर से मिलकर उसने बच्चों के लिए सब व्यवस्था कर दी। अपने जेवर बेचकर 2 साल का खर्च तो जमा करा दिया था। बातों बातों में उसने अपने सास ससुर से, घर के सब लोगों से, जिठानी से, ननद से ये कह दिया था कि कभी मैं ना रहूं तो अनवर तबस्सुम को तुम हॉस्टल में ही रहने देना। बड़ी ननद से भी उसने ये बात कह के रखी। दोनों पढ़ने में तेज हैं, अगर अनीस के साये से अलग रहे तो उनका भविष्य अच्छा बन जाएगा। विचारों की लड़ी भी रेल की रफ्तार के साथ भागती जा रही थी। कुलसुम सोचने लगी, मेरा भविष्य क्या होगा? सभी का भविष्य संवर जाए, इसीलिए अनिश्चित अंधेरों के साये में खुद को धकेल कर सारी मोह ममता को तिलांजलि देकर अकेली चल पड़ी हूँ। कहाँ जाऊँगी? क्या करूँगी? किसका आधार लेकर रहूँगी? सारे प्रश्न उसके सामने मुंह खोल कर खड़े थे। कई बार आत्महत्या का भी विचार आया। फिर सोचा कि इस जिंदगी के बाद सुख शांति है ही, इसका क्या भरोसा? मरकर भी चैन नहीं मिला तो क्या होगा? फिर आत्महत्या जैसा भयंकर पाप करके भी अगर मौत अंगूठा दिखा गई, नहीं, कायर नहीं थी वो। ये उसकी सोच कायरता से भरी हुई नहीं थी। उसने तो बहुत जमा दिली से भरा हुआ फैसला किया था। अनीस ने तो स्पष्ट कह दिया था कि अगर तू मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं आज भी सुखी हो सकता हूँ। मेरे सुख चैन में तो तू रोड़ा बन गई है। और उसी दिन से कुलसुम ने निश्चय कर लिया था कि अब वो अनीस की खुशियों में बाधक बनकर यहाँ नहीं रहेगी। अपनी अम्मी के लिए जो एहसास उसके दिल में जड़ें जमाने लगे थे, उन तूफ़ानी जज्बातों को लिए हुए अम्मी से मिलना जुलना तो कुलसुम के लिए बहुत नामुमकिन था। अनवर और तबस्सुम अपनी पुश्तैनी जायदाद के वारिस हैं। उनको साथ ले जाऊंगी तो उन्हें अपने हक से बेदखल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अनीस आज़ाद होकर पापों को दलदल में और ज़्यादा धंसेगा, इस बात को जानते हुए, यकीन होने पर भी उसे अनीस की कोई चिंता नहीं थी। योर टिकट प्लीज़। सामने खड़ा टीटी उससे टिकट मांग रहा था। टीटी से फारिग होकर कुलसुम ने गर्दन झटकी और सीट पर लेट गई। सर्दी की अनुभूति हो रही थी। उसने शाल से अपने पूरे शरीर को ढक लिया, खुद को हल्का करने की कोशिश करी। अनीस के साथ रहना उसके लिए भारी बोझ बन चुका था। अब उसका मन काफ़ी शांत था। हालांकि पहाड़ से ज़िंदगी उसके सामने थी, मगर कुलसुम के हौसलों में गज़ब की बुलंदी आई हुई थी। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी सिर छुपाने की जगह और 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी, लेकिन हमेशा तिल तिल कर जलाने वाले अभी। हेलो दोस्तों,